देहरादून से बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन में कांग्रेस जुट चुकी है। प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेता वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। 13 दावेदारों में से 3 नामों का चयन होगा। हाईकमान के पास तीनों नामों का पैनल भेजा जाएगा, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर केदारनाथ से प्रत्याशी कौन होगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के लिए तैयारी में जुटी हुई है और इसी क्रम में अब प्रत्याशी के चयन में कांग्रेस लगी हुई है। प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेता वर्चुअल बैठक इस संबंध में करने वाले हैं, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा और 13 दावेदारों में से 3 नामों का चयन किया जाएगा, जिसे बाद में हाईकमान के पास भेजा जाएगा और प्रत्याशी के नाम का फाइनलाइजेशन यहां पर किया जाएगा। हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे। कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रही है। प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, क्या पूरी जानकारी है? कौन वो प्रत्याशी है जिनका पैनल भेजा जाएगा? जी बिल्कुल दिव्या, आज क्योंकि कांग्रेस आज केदारनाथ उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और ऐसे में क्योंकि 29 अक्टूबर तक नामांकन केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए होना है और वहीं कांग्रेस ने भी आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो पैनल बनाया गया था, प्रभारियों का ऑब्जर्व का जो पैनल बनाया गया था, उनकी रिपोर्ट आज सम्मुख रखी जाएगी और उसके बाद 13 प्रत्याशियों में से 3 जो फाइनल नाम हैं वो हाईकमान को सौंपे जाएंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है, करण मेहरा क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। तमाम कांग्रेस के जो 4 जो ऑब्जर्वर थे, भुवन कापड़ी हुआ, गणेश गोरियाल हुआ, तमाम लखपत बुटोला हुआ, तमाम ऑब्जर्वर जो बनाए गए थे वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और उसके बाद 13 में से 3 नामों को फाइनल करके आज कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहीं से फाइनल प्रत्याशी का चयन होगा। इन नामों में अगर हम नामों की बात करें तो कुंवर सजवान है, पूर्व विधायक मनोज रावत है, हरक सिंह रावत है, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट है। तमाम ऐसे जो नाम हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और इन्हीं नामों का पैनल होने के बाद अब हाईकमान को ये नाम सौंपे जाएंगे। अच्छा हिमांशु, यहाँ पर जिस तरह से नामों का पैनल है, 13 में से महज 3 ही नाम वहां पर सिलेक्ट करके भेजे जाएंगे हाईकमान को। आखिर किस बिना पर ये नाम फाइनल किए जाएंगे और किस बिना पे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने जो ऑब्जर्वर बनाए थे उसमें से मुख्य ऑब्जर्वर जो गणेश गोरियाल थे, उन्होंने क्षेत्र में जाकर मीटिंग की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, चाहे अगस्त मुनि ब्लॉक हो, आपके अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग, इसी के साथ ही तमाम ब्लॉकों में उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद 5 मंडलों में मीटिंग करने के बावजूद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। जो प्रत्याशी जिन्होंने अपनी दावेदारी की थी उनके साथ 1-to-1 कर संवाद करके उसके बाद अब जो रूपरेखा कांग्रेस ऑब्जर्वरों ने तैयार की है वो उनके नामों की घोषणा की जाएगी और उनमें से 3 नाम घोषित किए जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान जो है अंतिम रिपोर्ट तय करेगा और अंतिम रिपोर्ट तय करने के बाद एक प्रत्याशी का जो नाम घोषणा है वो की जानी है। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। थूक जिहाद के मामले के बाद पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट्स और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। मसूरी के शहीद स्थल पर भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर होने वाली तांडव रैली के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने कई संगठनों के साथ तांडव रैली में शामिल होने पर सहमति दी। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता अभी भी उपेक्षित है। जमीनी बाहरी लोग खरीद रहे हैं और
जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल देहरादून में तांडव रैली का आयोजन करेगी और उसमें प्रतिभाग करेगी। क्षेत्रीय दल होने के नाते हमने पुनः सभी लोगों से ये कहा, उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम 24 तारीख को तांडव रैली निकाल रहे हैं। तांडव मतलब हमारे शिव के संदेश को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि 2013 से आपदा आ रही है, इस राज्य के मूल स्वरूप को आपने खराब कर दिया है। जब आप शिव के संदेश को भी ठुकरा रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, इस तांडव रैली निकाल रहे हैं। और उसी क्रम में हम पूरे उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, जो यूकेडी ने 24 अक्टूबर की जो रैली रखी है, वो ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि जैसे उत्तराखंड में 1994 में जो राज्य निर्माण का आंदोलन हुआ था, उसी रूप में इस तांडव रैली को जो जन समर्थन मिल रहा है, पूरे पहाड़ों से मिल रहा है। सारी महिला शक्ति वहाँ पे आ रही, माता शक्ति आ रही है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, और हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, मैं कलाकार के नाते बोलना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों का पूरा समर्थन उस रैली को है। और आप लगातार देख रहे हैं सभी कलाकार हमारे जो हैं वीडियो भी बना रहे हैं और वहाँ पहुँच भी रहे हैं। सीमान नगर ज्योतिर्मठ के डांडो वार्ड में पिछले 3 दिनों से जंगली भालू का आतंक जारी है। भालू के आतंक को देखते हुए अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के साथ साथ नगरपालिका ज्योतिर्मठ ने भी ठोस कदम उठाया है। नगरपालिका ने गांधी मैदान से ऊपर डांडो नंदा देवी मंदिर के पैदल मार्ग के आसपास स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है, जिससे इन घनी झाड़ियों में भालू अपने बच्चों के साथ छुप नहीं सके और कोई बड़ा हादसा भी न हो सके। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से खबर की, जहां पर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषकों और उद्योगपतियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि सिल्क एक्सपो आज से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो अब सोलर चरखा भी आ चुका है। ऐसे ही इसमें भी जब हम रेशम के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग के साथ जब जोड़ रहे हैं, तो उसकी कटाई के कार्यक्रम को जोड़ने के लिए भी उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मैं देख रहा था जब सिल्क एक्सपो में कैसे वे लोग उस प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके उसके धागे को बना करके और उसको फिर आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। यानी यह एक विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक भी है और स्थानीय स्तर पर अपनी रोजमर्रा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं इस दिशा में आगे बढ़ सकता। हम लोग जब दुनिया के अंदर देखते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, दुनिया के छोटे छोटे देश आज अपनी धमक के साथ वहां बढ़े हुए हैं। जिन लोगों के पास संसाधन बहुत कम है, जिनके पास संभावनाएं ना के बराबर है, वे लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास संभावना भी है, हमारे पास संसाधन भी है। अगर हम आधी आबादी की एक बड़े तबके को जो कार्य चाहती हैं, अगर हम उन्हें रेशम उत्पादन के साथ जोड़ दें, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दें, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जोड़ दें, डिजाइनिंग के साथ जोड़ लें, मार्केटिंग के साथ जोड़ लें, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें, तो आज दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में जो छोटे छोटे देश आज अपनी धमक बनाए हुए हैं, उनका स्थान उत्तर प्रदेश और भारत ले सकता है। और इस संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम अन्य कदम उठाए हैं। उन कदमों को भी हम लोगों को देखना चाहिए, उसका लाभ भी हमें लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिल्क एक्सपो अगले 1 सप्ताह तक यहां पर चल करके रेशम क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को, उद्यमियों को
और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में अवगत भी कराएगा, उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी लेगा। रेशम उत्पादन के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म हमें उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार करना है कि किसान इसके माध्यम से अधिक उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा सके, इसके लिए कौन से ऐसे प्रयास हो सकते हैं। उन प्रयासों को अगर हम लोग एक्सपो थोड़ी भी उसमें प्रयास कर सकेगा तो यह एक सार्थक दिशा में किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। खबर बलिया के सुखपुरा से है, जहां पुलिस कस्टडी से महिला आरोपी के फरार होने के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि आबकारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में महिला आरोपी को पकड़ने के बाद 6 पुलिसकर्मियों की देखरेख में उसे मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में आरोपी महिला पुलिसकर्मियों को चकमा देकर गाड़ी से कूदकर फरार हो गई थी। हालांकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फरार महिला आरोपी को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जनपद बलिया थाना सुखपुरा के अंतर्गत आबकारी एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। यहाँ से नियमानुसार कार्रवाई के पश्चात उनका मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में जो है अभियुक्ता जो है मेडिकल कराने ले जा रहे हुए सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग गई। इस संबंध में नियमानुसार थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं जो अभियुक्ता फरार हो गई थी उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तमंचे के बल पर लूट की गई। आपको बता दें कि पीड़ित ने बरेली जाने के लिए लिफ्ट ली थी और इस दौरान कार में बैठे लोगों ने पीड़ित पर तमंचा तान दिया और उसके पास से सोने की चेन, एक अंगूठी समेत 4000 रुपए छीन लिए, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को कार से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। वहीं पीड़ित ने जब वारदात की जानकारी नवादा चौकी इंचार्ज को दी तो उन्होंने मामले में कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। विष्णु नाम का एक व्यक्ति टीला से आवाजपुर से कोतवाली क्षेत्र से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में लिफ्ट ली। आगे बरेली रोड पर जाकर उस व्यक्ति से पैसे और मोबाइल छीनकर उस व्यक्ति को बदमाशों ने उतार दिया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिंकू, क्या जानकारी है पूरे प्रकरण में आपके पास? देखिए दिव्या, बता दूं ये पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य के प्रतिनिधि थे, उनके बहनों ही हैं ये। तो ये कार से बरेली जा रहे थे, यहीं पर इन्होंने लिफ्ट दी थी और उसके बाद जो कार सवार बदमाश हैं लिफ्ट देने के बाद इनकी पीछे तमंचा लगाकर इनके साथ लूटपाट कर ली और लूटपाट करने के बाद बिनावर क्षेत्र के चंदन नगर गाँव के पास इन्हें फेंक कर फरार हो गए। वहीं जब इन्होंने इस मामले की तहरीर चौकी को नवादा पुलिस चौकी पर दी तो वहां पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब कार कर इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत विवेचना शुरू कर दी है। जी दिव्या, आखिर वजह क्या है रिंकू की पहली बार में जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की गई? देखिए मैं बता दूं, इस पूरे मामले में पुलिस सीमा विवाद में उलझ गई और नवादा पुलिस चौकी का कहना यह था कि ये जो घटना हुई है वह बिनावर थाना क्षेत्र में हुई है, लेकिन जो पीड़ित है वो बता रहा था कि मैं शहबाजपुर चौराहे से बैठा था, उसके बाद मेरे साथ घटना घटित हुई और मुझे लूटने के बाद बिनावर क्षेत्र में फेंका गया था। जी, तो अब जब ये कार्रवाई हो रही है, कितनी टीमें गठित की गई है, किस तरीके से पूरे जांच को अंजाम दिया जा रहा है? फिलहाल जब इस मामले में हमारी संजीव कुमार सीओटी से बात हुई तो उन्होंने बताया मामले की जानकारी मिली है और वहीं इस पूरे मामले में 3 थाने शामिल हो गए हैं और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे और जल्द से जल्द घटना का वर्कआउट किया जाएगा और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया रिंकू तमाम जानकारी के लिए।
ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए टेस्टिंग की पहली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रनवे पर विमान का ट्रायल शुरू होगा, जो कि 1 महीने तक चलेगा। इसी के बाद डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और लाइसेंस मिलने पर मार्च-अप्रैल 2025 से उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। तो आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट उड़ानों की टेस्टिंग फिलहाल की जा रही है। पहली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको बता दें, अगर सब कुछ सही रहा यानी कि दिसंबर जनवरी तक यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रनवे पर विमान का ट्रायल होगा और जब 1 महीने तक इसका संचालन किया जाएगा, उसके बाद लाइसेंस मिलने पर मार्च-अप्रैल 2024 से उड़ानें शुरू की जाएंगी।